शामिल किया गया 2015 में, जून के अंदर, जून जुलाई में आपका सिलेबस चेंज हुआ था, और उसके बाद जेंडर स्टडीज को सब्जेक्ट में ऐड किया गया ताकि पाकिस्तान में जेंडर एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया जा सके। तो आज हम यही देखेंगे कि इस सब्जेक्ट के अंदर, हाँ, रणवीर सिंह की ड्रेसिंग भी ऐसी होती है, वो तो लगता है जैसे अपनी वाइफ के कपड़े पहन के आ जाता है। तो बच्चे, जेंडर स्टडीज क्या होती है? जब भी आपने जेंडर स्टडीज पढ़ना है तो नॉर्मली नाम से तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें क्या होता है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मेल और फीमेल्स के इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपने इसको बताना है कि जेंडर स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है, हमने इश्यूज फेस पढ़ने हैं फीमेल से रिलेटेड। आपने ये जो जेंडर स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ना है, इसमें कामयाबी का एक ही राज है, औरत को जितना मजलूम हो सके, जितना आप दिखा सकते हैं उतना दिखाना है, और मर्द को जितना आपने राक्षस और जितना विलन टाइप दिखाना है वो आपने दिखाना है। ये दोनों काम आप कर लेंगे तो बिलीव कर लेंगे आप 70+ ले जाएंगे। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे और अगर आप ये कहेंगे कि नहीं जी हमने मर्दों की सुपीरियोरिटी को बरकरार रखना है, तो शायद लड़कियां नंबर ले जाएं अगर वो ये बात नहीं मानती, तो अदरवाइज 50 से ऊपर नंबर नहीं आएंगे। जेंडर स्टडीज में ये क्राइटेरिया मान लें आप कि आपको लड़कियों की फेवर में ही बात करनी पड़ेगी। अगर आप लड़कियों की फेवर में बात नहीं करेंगे तो आपको स्कोर नहीं मिलेगा। मर्दों को इतना भी बुरा नहीं दिखाना, बट थोड़ा सा बुरा दिखाना है कि थोड़े से बुरे होते हैं। तो एक तो ये पहली की मैंने आपके साथ जो है वो। सर एक्सक्यूज मी, आपसे क्वेश्चन है सर। दो परसेप्शंस होते हैं ना। एक ये होता है कि आप देहातों वाला एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, और दूसरा ये होता है कि आप उसको मर्द को बुरा बता दो। तो हम अगर न्यूट्रल साइड पे जाएं कि हम देहात की एग्जांपल दे दें जहाँ औरत की एजुकेशन नहीं है, या जहाँ औरत को बाहर नहीं जाने दिया जाता, या वो कल्टीवेशन में काम करती है और उसको क्रेडिट नहीं मिलता, इस तरह की चीजों से ना। तो वो कौन नहीं करने और एक ये है कि बिल्कुल ये सिवियर केसेस चले जाते हैं, जैसे नूर मुकद्दम का केस था और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब दोनों साइड में से कौन सी साइड, मतलब आप एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं या नहीं, आप न्यूट्रल की बात कर रहे हैं? एक्सट्रीम की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूँ। मैं कंदील बलोच का जो मर्डर हुआ, हु वाज द रिस्पॉन्सिबल? कंदील बलोच और मेल पर्सन? हरसेल्फ आई गेस। जस्ट वन आंसर बेटा, कंदील बलोच या मेल पर्सन? सोसाइटी। कंदील बलोच हरसेल्फ। मेल पर्सन। जिस बच्चे ने कहा ना कंदील बलोच हरसेल्फ, एक्चुअली समहाउ आई आल्सो बिलीव दैट, बट जिस बच्चे ने हरसेल्फ लिखा है उसके 10 नंबर गए। आपने एग्जैक्टली सर, मैं यही पूछना चाह रही थी। पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। सर आपने क्या पूछा? कि कंदील बलोच का जो मर्डर हुआ था, हु वाज द रिस्पॉन्सिबल? अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो अगर 100% नहीं तो 30% 40% शी वाज आल्सो द रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, बिकॉज शी वाज प्रोवोकिंग हर फैमिली एंड नॉट ओनली हर फैमिली बट आल्सो द कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन बट सर इट डजंट मीन कि वो उसको मार दिया जाए। हाँ, उसको मार दिया जाए। सोसाइटी के लिए मतलब नॉर्म्स थी तो आप उसको किल कर लें। इट डजंट मीन कि आप उसे मार दें, उसकी जान ले लें जस्ट बिकॉज को वो अच्छे कपड़े नहीं पहनती थी, वो इस्लाम को फॉलो नहीं करती थी। यहाँ पर हमें अपना रिलीजन नहीं करना चाहिए एक्सपोज किसी एक बंदे को। जैसे मैंने कमेंट सेक्शन पढ़े, वहां पर कह रहे थे भाई 80% लोग आदमी साहब यहाँ हमारे पाकिस्तान के कहे जा रहे थे कि भाई इस लड़की को ये यही साथ होना चाहिए, इसके साथ यही होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए? वो क्या यहाँ पर इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी। ओके बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जिन बच्ची ने आंसर दिया इनका नाम है आयशा। आयशा आप कौन से शहर से ताल्लुक रखती हैं? कराची से? या कराची से। तो बच्चे, जिस तरह का आपने आंसर दिया है, अल्टीमेटली, अब आप इसे फॉर्चुनेटली कह दें, अनफॉर्चुनेटली कह दें, आप इसे जो मर्जी कह दें, यही आंसर एग्जामिनर आपका पेपर में जाता है। यही बात एग्जामिनर आपसे सुनना चाहता है। आपका पेपर नॉर्मली कायदे आजम यूनिवर्सिटी में, ज्यादातर कायदे आजम यूनिवर्सिटी में चेक हो रहा होता है या कराची में चेक हो रहा होता है। तो आपने यही अप्रोच रखनी है जो कि किन्होंने रखी है? आयशा ने रखी है। और यही अप्रोच आपको जो है वो आपका बेड़ा पार लगा देगी। किसमें? जेंडर स्टडीज में। बट एक और चीज, जेंडर स्टडीज में एग्जामिनर को भी पता है कि हम सारे पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, तो वो आपसे इस तरह का सवाल नहीं पूछेगा जिससे आपको अपने रिलीजन के अगेंस्ट जाना पड़े। बहुत सारे लोग, मेरे पास एक मेल मेंबर की कॉल है कि सर मैंने जेंडर स्टडीज नहीं पढ़नी क्योंकि इसमें मेरा जो है ना इस्लाम के खिलाफ पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। तो मैंने कहा बेटा आपकी मर्जी, अगर आप इसे नहीं रखना चाहते, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जेंडर स्टडीज में कोई एंटी इस्लाम बात आप पढ़ेंगे। पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, 8 लेक्चर है हमारे,
8 लेक्चर में जेंडर स्टडीज खत्म हो जाएगी आप लोगों की। 8 में से कोई भी दिन आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि हम इस्लाम के खिलाफ गए, बल्कि आपको यही लगेगा कि हम लोगों ने रियलिटी बेस्ड बातें की। ठीक है। अच्छा सर, रही बात इस्लाम की, तो लेकिन इस्लाम में भी यही इजाजत नहीं है क्या, एक औरत नंगी घूमती है तो आप उसका रेप करो? इस्लाम में ये भी तो नहीं है ना। तो आप इस चीज को इस्लाम के लिए नहीं ला सकती। ये हमारे पाकिस्तानी जो भाई साहब होते हैं, 80% में कह रही हूँ, 80% उन सबकी मेंटेलिटी यहीं पर होती है। उनकी सारी मेंटेलिटी औरत के कपड़ों पे जाएगी, उसका कैरेक्टर क्या है उस पे जाएगी। आयशा बेटा एक मिनट बस तो ये, हाँ, उन्हें सिर्फ ये होती है। लाइक अगर ये इस्लाम की बात करेंगे ना, इस्लाम में ये कहेंगे कि भाई इस्लाम में पॉलीगेमी को इज्जत। नाउ लिसन टू मी बेटा, बात सुने। बात ये है कि वी आर नॉट हेयर टू टारगेट एवरीवन। मैं खुद मेल पर्सन हूँ, तो मैं भी इस बात को यही समझूंगा कि हमें ना मेल को टारगेट करना है ना फीमेल को टारगेट करना है। हमने जेंडर स्टडीज पढ़नी है रिलेटेड टू जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, हमें जो है वो ड्रैकोला पोर्ट्रे नहीं करना है, ड्रैकोनियन इमेज नहीं क्रिएट करना मेल का। हमें ये प्रेजेंट करना है कि अच्छे मेल्स के बीच में ऐसे लोग भी हैं जो कि बुरे मेल हैं। ठीक है, 100% बुरे नहीं है, 50% अच्छे हैं, 50% बुरे हैं। तो वो जो 50% बुरे हैं वो क्यों बुरे हैं और वो किस तरीके से फीमेल के लिए खतरा बन जाते हैं, ये चीज हमने देखनी है। ठीक है, एंड वी आर अगेन यहाँ पे हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ अपने टॉपिक को पढ़ेंगे। अब मैं जो है वो माइक आपको अनम्यूट करने लगा हूँ, तो आपने सिर्फ मुझे सुनना है और मुझे सुनने के बाद जो भी सवाल हो, छोटा सवाल करना है, छोटी सी ओपिनियन, 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस में, बहुत लंबी बात नहीं करनी, ताकि फिर बाकी बच्चे जो है वो फिर सोने लग जाते हैं। चलें जी, जेंडर स्टडीज में हम क्या पढ़ेंगे? जेंडर स्टडीज में हम पढ़ेंगे इश्यूज फेस्ड बाय वुमेन इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स। उनमें उनको जो मसले फेस करने पड़ते हैं ना। एक चीज होती है फेमिनिज्म, हम जेंडर स्टडीज के अंदर फेमिनिज्म को पढ़ेंगे ना। फेमिनिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सॉरी इट इज अ पॉलिटिकल भी कह सकते हैं, इट इज एन आइडियोलॉजी जो कि इस बात पे बिलीव करती है कि हमें क्या चाहिए। कौन बताएगा कि फेमिनिज्म क्या चाहता है? मैं अभी बात कंप्लीट नहीं करूंगा, पहले आप में से सुन लेते हैं। सर इक्वालिटी, इक्वल राइट। ठीक है, हम में से पाकिस्तान के अंदर या इंडिया में भी और स्पेशली साउथ एशिया के अंदर नॉर्मली ये परसेप्शन पाई जाती है, वेस्ट में भी ये परसेप्शन कुछ लोगों में ये पाई जाती है कि फेमिनिज्म मींस फीमेल डोमिनेंस। फेमिनिज्म डजंट मींस कि ये फीमेल डोमिनेंस है, बल्कि हम फेमिनिज्म में क्या पढ़ते हैं? इक्वलिटी, that women and men both should enjoy equal rights and opportunity in every sphere of life. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 25 एंड 25A ये कहता है कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मर्द और औरत और कोई भी और जेंडर भी है अगर है, तो वो सारे के सारे क्या है? इक्वल हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, कलर, क्रीड एंड एथनिसिटी। ठीक है, तो ये जो है वो फेमिनिज्म है। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेमिनिस्ट होगा? नो सर। Yes, sir. बेटा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेमिनिज्म की बात कर रहा है ना कि हमें इक्वलिटी। लेकिन जी सर, सॉरी, वो लोग जो ये कहते हैं कि नहीं जी फेमिनिज्म का मतलब है औरतों की हुकूमत, दैट इज रॉन्ग थिंग। फेमिनिज्म डजंट मीन डोमिनेंस ऑफ फीमेल, बल्कि फेमिनिज्म मीन्स इक्वलिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल। ठीक है, इट डजंट मीन डोमिनेंस ऑफ एनीवन, इट मीन्स इक्वलिटी बिटवीन बोथ जेंडर्स। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेमिनिस्ट हुआ। अब आज से बहुत सारे जो जेंडर स्टडीज के स्टूडेंट नहीं हैं वो अभी भी फेमिनिस्ट कहलाने में शाइनेस फील करते हैं, बट जो जेंडर स्टडीज का पर्सन है जिसे फेमिनिज्म की समझ है कि होता क्या है, वो कभी भी ये नहीं फील करेगा हाँ ऑब्वियसली आई एम फेमिनिस्ट भाई, क्योंकि मैं इस बात को समझता हूँ कि दैट अगर मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ, माई सिस्टर आल्सो हैज राइट टू एक्वायर एजुकेशन एंड इक्वल राइट। जितनी अगर मैं अच्छे इदारे में जाता हूँ तो वो भी अच्छे इदारे में जा सकती है। ठीक है, सो ये चीज हम जेंडर स्टडीज के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा मजहब क्या कहीं पर बात करता है? इक्वलिटी की बात करता है कि तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। ये तो नहीं कहा Yes, कि sir. मैट्रिक तक तालीम हासिल करना लड़कियों पर फर्ज है और उसके बाद मर्दों पर फर्ज है। इट मीन्स हमारा रिलीजन भी इक्वलिटी की बात करता है, बट द इशू इज दैट टर्म इज पोर्ट्रेड इन सच अ मैनर कि ये लोगों को जो है वो लगती है गलत।
जेंडर स्टडीज में हम एक बहुत बड़ी फसाद की जड़ जो चीज पढ़ेंगे वो होती है पैट्रियार्कल सोसाइटी। हम ये पढ़ेंगे कि फीमेल्स के जितने भी मसले मसाइल हैं उसके पीछे जो जड़ है वो क्या है, पैट्रियार्कल सोसाइटी। नाउ व्हाट इज पैट्रियार्कल सोसाइटी? पैट्रियार्कल सोसाइटी is society which is dominated by male members, which is dominated by male member, जहां पर फीमेल की लाइफ की जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो डिसीजंस लेने होते हैं, वो कहाँ क्या खाएगी, कहाँ क्या पढ़ेगी, कहाँ जाएगी, किधर मैरिज करेगी, सब चीजें किसने डिसाइड करनी है? मेल मेंबर ने। और इसका अगर हम ऑपोजिट देखें तो वो कौन सी सोसाइटी होती है? मैट्रियार्कल सोसाइटी। मैट्रियार्कल सोसाइटी इज डोमिनेटेड बाय मेल फीमेल। उसके बाद बच्चे जेंडर स्टडीज में हमने ये देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। नॉर्मली जो नॉन जेंडर स्टडीज का स्टूडेंट होगा वो दोनों को सेम समझता है, हम में से भी बहुत सारे लोग सेम समझते हैं। और इवन आप कभी हॉस्पिटल्स में जाएं तो जब आपसे फॉर्म फिल कराया जाता है तो वहां पर कुछ ने जेंडर लिखा होता है, कुछ ने सेक्स लिखा होता है, क्योंकि वो भी क्या कर रहे होते हैं, सेम समझ रहे होते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनोलॉजीज? Sir, सर जो सेक्स है दैट इज मोर बायोलॉजिकल डिस्टिंग्विश, ओके। और जो जेंडर है इसमें हम जो सोसाइटिकल रोल बेस रोल्स होते हैं, ये जो जेंडर बेस्ड रोल होते हैं उसकी बात कर रहे होते हैं। राइट। देखिए सेक्स क्या होता है? सेक्स इज अ बायोलॉजिकल ट्रेट जो कि हमें हर इंसान की नॉर्मली कॉमन होती है। मतलब अगर कोई शख्स मेल पैदा हुआ है तो उसके बायोलॉजिकल फीचर्स और होंगे, फीमेल के बायोलॉजिकल फीचर्स और होंगे, और जो आपके जो है वो क्या कहते हैं कोई और जेंडर है उनके बायोलॉजिकल फीचर्स और किस्म के होंगे जो कि फिक्स रहेंगे अनटिल अनलेस। अक्सर खबर आती है कि रहीम यार खान में जो है वो नासिर ऑपरेशन करवा के नासरा हो गया, दैट इज अनदर थिंग, बट ये फीचर आपके सेम रहेंगे। जी देखिए बच्चे, बच्चे हम लोग इसको पढ़ेंगे जब फेमिनिज्म की टाइप्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग रेडिकल्स को भी पढ़ेंगे, उसमें मारवी सरमद का भी जिक्र करेंगे और खलीलुर रहमान कमर का भी जिक्र करेंगे। अभी तो इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है ना, तो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। देखिए बच्चे, जो सेक्स होता है वो कॉमन रहेगा, फिक्स रहेगा, लेकिन जेंडर जो है वो आपकी चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पे साहिर लोधी जो है वो लड़का, सेक्सुअली ही इज अ मेल, ही हैज एटलीस्ट 2 और 3 चिल्ड्रन, उसके बच्चे भी हैं 2-3, लेकिन लोग उसकी जेंडर मेल नहीं मानते, लोग उसकी जेंडर फीमेल कहते हैं। जेंडर आपको सोसाइटी देती है, सेक्स आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। अगर आप लड़के हैं और आप लड़कों वाला काम ही करेंगे तो सोसाइटी आपको लड़का कहेगी, लेकिन अगर एक लड़का या एक लड़की की बात करते हैं, एक लड़की जो है वो कमीज शलवार पहन के और बाल छोटे छोटे करके बाइक का व्हील उठा के पिंडी की सड़कों पे जा रही हो, लोग उसे क्या कहेंगे? लोग कहेंगे तो लड़का जा रहा है। हालांकि सेक्सुअली शी इज अ मेल, बट जो रोल वो प्ले कर रही है वो रोल लड़की का नहीं है, वो रोल किसका है? वो लड़के का रोल है। दैट्स वाई उसकी जेंडर क्या हो जाएगी? मेल हो जाएगी। सिमिलरली अगर एक लड़का जो है वो लिंक रोड लाहौर पे रात 7 बजे के बाद साड़ी पहन के मांग रहा हो या साड़ी पहन के आते जाते लोगों को तंग कर रहा हो, तो लोग उसे क्या कहेंगे? लोग उसे मेल कहना शुरू कर देंगे, यहाँ पे फीमेल कहना शुरू कर देंगे। हालांकि कोई भी मसला नहीं है, दोनों ने सिर्फ ड्रेस पहना है, लेकिन सिर्फ ड्रेस पहनने के बाद हमने उनकी क्या कर दी है? टोटली जेंडर चेंज कर दी। सो जिस तरह के काम आप सोसाइटी में करते हैं, जिस तरह के रोल आप सोसाइटी में प्ले करते हैं, उससे भी क्या डिसाइड होता है? आपकी जेंडर डिसाइड होती है। सो दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट जो हमने जेंडर स्टडीज में पढ़ना है। उसके बाद जेंडर स्टडीज में एक कॉन्सेप्ट होता है ग्लास सीलिंग का। एनीवन टू एक्सप्लेन व्हाट इज ग्लास सीलिंग? फीमेल्स को बड़ी एग्जेक्टिव पोजीशन तक ना जाने देना। लेट्स सपोज कि एक ट्रेंड बना हुआ है
जैसे अभी ये था कि जजेस जो हैं वो चीफ जस्ट मतलब हायर लेवल तक नहीं जा सकते, तो जैसे ही आयशा फारूकी को सिलेक्ट किया गया तो फिर उसमें ये था कि उन्होंने ग्लास सीलिंग जो है तो वो क्रॉस की और आगे मतलब बढ़ी मूव किया। बेटा आई थिंक दिस इज ग्लास सीलिंग ये होता है। ग्लास सीलिंग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट देखें, ये है एक एग्जेक्टिव पोजीशन। सपोज ये है एक बैरियर, ये ग्लास है, ग्लास सीलिंग है, और यहाँ पे खड़ी है कोई फीमेल, ये इसके हाथ भी बना देते हैं फीमेल के, टांग इसके पाँव बड़े करते हैं, हाथ भी बड़े करते हैं। ये अब चाहती है ऊपर जाना, इस पोस्ट पे जाना चाहती है, लेकिन इसके रास्ते में ये ग्लास सीलिंग, ये ग्लास सीलिंग शीशे की छत, ये क्या है, ये छत ऐसी है जिसमें फीमेल को नजर आ रहा है कि ऊपर एक पोजीशन है, लेकिन वो उस पोजीशन पे पहुंच नहीं सकती क्योंकि रास्ते में ये ग्लास सीलिंग एक रुकावट बनी हुई है। ये ग्लास सीलिंग क्या चीज है? ग्लास सीलिंग है आपकी सोसाइटी का माइंडसेट, आपकी परसेप्शन रिगार्डिंग फीमेल्स की। फीमेल जो है वो मेंटली स्ट्रांग नहीं होती, इमोशनली वीक होती हैं, इमोशनली जो है वो ये ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, इनसे प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता, ये डोमेस्टिक सर्विसेज में ठीक है, इन्हें छोटी मोटी जो है वो जॉब ही दे दी जाए, बस इन्हें रिसेप्शनिस्ट रखा जाए, इन्हें जो है वो क्या कहते हैं बस ये घर के काम करें, खाना शाना बनाए, इनके बस का काम नहीं है बड़ी जिम्मेदारियां निभाना। वो सारी की सारी जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो टोटल कन्वर्ट किस में हो जाती हैं? ग्लास सीलिंग में। जेंडर स्टडीज आपको ये बताती है कि अगर फीमेल्स इस ग्लास सीलिंग को ब्रेक करेंगी तो फिर कंट्री को क्या फायदा होगा, खुद फीमेल को क्या फायदा होगा और सोसाइटी को क्या फायदा होगा। ये ग्लास सीलिंग कहलाती है। नॉर्मली अमेरिका जो दुनिया में चैंपियन बनता है वुमेन राइट्स का, वहां पर भी ऑलमोस्ट 225 ईयर्स के बाद जाकर ये ग्लास सीलिंग ब्रेक हुई और पहली दफा उनके अंदर जो है वो एक वाइस प्रेसिडेंट एक फीमेल आई है, और वो भी वाइस प्रेसिडेंट आई हैं। 2016 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हो जाती अगर उसके जो है मुकाबले में हिलरी की जगह कोई मेल मेंबर होता। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने ग्लास सीलिंग की वजह से कि एक फीमेल जो है वो एक सुपर पावर का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती और अच्छे डिसीजन नहीं ले सकती, हो सकता है कि वो जो है वो इमरान खान से इन्फ्लुएंस हो जाए और इमरान खान की जो है वो प्यार में पड़ जाए और इमरान खान जो है वो उससे अपनी अपनी मर्जी की फॉरेन पॉलिसी करवाता रहे। तो इसलिए बेहतर है कि किसी मेल मेंबर को लगाया जाए, चाहे वो मेल मेंबर मौत के दहाने पे खड़ा हो। द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका कौन है बेटा? जो बाइडेन। जो बाइडेन। बाइडेन। किसी वक्त भी इनकी रूह कब्ज हो सकती है, बट वो उन्होंने बना दिया उनको सदर। तो ये काम फीमेल के साथ नहीं होगा। दिस इज ग्लास सीलिंग। उसके बाद बच्चे हमने इस सब्जेक्ट में कुछ हिस्ट्री का पार्ट भी पढ़ना है जिसमें हम कुछ वेव्स देखेंगे। वेव्स क्या होती हैं? वेव्स बेसिकली मूवमेंट्स होती हैं। मूवमेंट्स क्या होती हैं? वो मूवमेंट्स जो खवातीन ने अपनी राइट्स को हासिल करने के लिए, आपने लफ्ज राइट्स का यूज करना है, आज़ादी का लफ्ज यूज नहीं करना। आज़ादी की उन्होंने किसी चीज से नहीं ली, they just struggled for their fundamental rights like right to vote, right to life, right to education, right to get civil and political rights। ये तमाम चीजें जो है वो हासिल करने के लिए जो उन्होंने तहरीक चलाई, जो उन्होंने कोशिश की, वो क्या थी? वो मूवमेंट्स कहलाई। 3 मूवमेंट्स हैं, चौथी आजकल जो है वो कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते। बेसिकली हमारे सिलेबस में 3 है, आपने उन 3 तक ही महदूद रहना है। तो जो सबसे ज्यादा वायलेंट मूवमेंट कंसीडर की जाती है वो कौन सी है? वो थर्ड वेव फेमिनिज्म कहलाती है। हमारे मुल्क में भी थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म चल रही है, जिसमें जो है वो क्या कहते हैं, यही वाला नारा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये नारा आया था आपका अमेरिका से। अमेरिका में इस नारे को किसी और तरीके से यूटिलाइज किया गया, बट इसको मोल्ड करके पाकिस्तान में लाया गया। सो पाकिस्तान में भी कौन सी मूवमेंट चल रही है? थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म चल रही है। जो आज अमेरिका के अंदर, आप अगर आज से 100 साल पुरानी अमेरिका की वीडियोस निकाल के देखें तो वहां पर जो फीमेल की ड्रेसिंग थी दैट वाज क्वाइट मॉडेस्ट। लंबे लंबे उन्होंने फ्रॉक पहने हुए हैं और एक क्या कहते हैं ठीक ड्रेसिंग थी। बट आफ्टर 100 ईयर्स भी नहीं कह सकते, 40-50 ईयर्स के बाद टोटली एक 180 डिग्री का शिफ्ट आया और हालात जो है वो चेंज हो गए। तो वही वाली शिफ्ट अब वो उन कंट्रीज में लाना चाहते हैं जो जहां पर या तो कम्युनिटीज में इतनी लिबरलिज्म नहीं है या वहां पर रिलीजन इस्लाम पाया जाता है, ताकि वहां पर भी फीमेल को जो है वो इस चीज से आज़ाद किया जाए। बट पाकिस्तान में ये मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मुल्क में अभी भी जो मेजॉरिटी है वो उसी तरह का माइंडसेट रखती है कि हमें जो है वो अपने रिलीजन की लिमिट इसमें रहना चाहिए, और उसमें मेजॉरिटी
फीमेल की भी है, जो यही समझती है कि हमें जो है अपने रिलीजन की लिमिट्स में रहना चाहिए। इंडिया की एग्जांपल आपके सामने कर्नाटका की, कर्नाटका में उडुपी शहर है, उस उडुपी शहर में एक मूवमेंट चल रही है ड्यू टू बीजेपी। उसमें एक लड़की है, उनका नाम है सानिया नाम है शायद उनका, उन लड़की का, जिन्होंने जो है वो उन्होंने क्या किया जी, बीजेपी के लोगों के सामने उन्होंने रेजिस्टेंस शो किया कि मुस्कान खान नाम है उनका, तो वो जो है उन्होंने क्या कहते हैं रेजिस्टेंस शो किया सिर्फ हिजाब को। ये चीज ये शो कराती है कि एटलीस्ट नेक्स्ट 100 to 200 ईयर्स इट इज इम्पॉसिबल कि आप पाकिस्तान या हिंदुस्तान के मुसलमान कम्युनिटी के लोगों के अंदर इतना ज्यादा चेंज लें। और यहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी की बात नहीं हो रही, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी हमारे पाकिस्तान में उतना ही पर्दा करते हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग भी उतना ही पर्दा करते हैं। इट इज अबाउट कल्चर, ये हमारे कल्चर का हिस्सा ही नहीं है। जो क्रिश्चियंस मुसलमान अमेरिका में जाएं, जो लोकल अमेरिकन मुस्लिम्स हैं, दे आर क्वाइट लिबरल। हम लोग तो पहली दफा इमेजिन ही नहीं करते कि यार ये कैसे मुसलमान है। आप टर्की जाएं, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि यार ये कैसे मुसलमान है, अब्बा जी मौलवी ने और बेटी जी बाहर स्कर्ट पहन के फिर रही हैं। तो वहां पर ये उनका कल्चर का पार्ट बन गया। लेकिन हमारे पाकिस्तान का कल्चर नहीं, किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है, ये कल्चर का पार्ट होता है। तो हमारे कल्चर में ये चीज नहीं है, ना हमारे कल्चर में क्रिश्चियन, हिंदू, सिख्स, मुसलमान कोई भी ये काम नहीं करते, क्योंकि हमारे कल्चर में जो है इस चीज को एक्सेप्टेंस ही नहीं दी जाती। तो हर कोई जो है इस बात का ख्याल रखेगा। तो ये मूवमेंट इस चीज को डिस्कस करती हैं। उसके बाद बच्चे केस स्टडीज, इस केस स्टडीज में वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटी, जिनसे मैं बिल्कुल भी हिंदी में बोलते हैं प्रभावित नहीं हूं, वो है मलाला यूसुफजई। इन्होंने खवातीन की खातिर बहुत काम किए हैं जो दुनिया को नजर आते हैं, पाकिस्तानी कौम को नजर नहीं आते। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि मलाला को क्या हुआ, क्यों हुआ और अब ये क्या कर रही हैं। दूसरा, शर्मीन उबैद, शर्मीन साहिबा के बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या किया और ये पाकिस्तान के लिए क्या जो है वो गोल्ड मेडल जीत के आई हैं। वैसे गोल्ड मेडल नहीं मिला था इन्हें, ऑस्कर अवार्ड मिला था, ऑस्कर अवार्ड। हाँ जी। और तीसरी है आपकी मुख्तारा माई। शी इज कंपैरेटिवली प्रभावित का मतलब होता है आप इम्प्रेस हो गए किसी से, जो है वो आप क्या उसे कहना चाहिए, इंग्लिश में क्या लफ्ज होता है जब आप किसी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं या इम्प्रेस्ड। हाँ, किसी से इम्प्रेस है जी आप। ठीक है, तो ये बच्चे केस स्टडीज हैं, इनमें हमने पढ़ना है। इसमें ये हाँ, इंस्पायर, वेरी गुड साबिर, थैंक यू। इंस्पायर जो है वो मैं उनसे नहीं हूँ बिल्कुल भी। देखिए बच्चे, केस स्टडीज में हमने क्या पढ़ना है, पहले नॉर्मली पहले 2 साल एफपीएससी पे सवाल नहीं देती थी, अब भी सवाल देती है। डायरेक्टली आपको केस स्टडी नहीं लिखनी, आपको यही केस स्टडीज, इनकी केस स्टडी से रिलेटेड सवाल आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर एफपीएससी बात करना चाहती है खवातीन को एजुकेशन में प्रॉब्लम्स को, तो वो इन तीनों में से किसके साथ लिंक करेगी? मलाला के साथ। मलाला। अगर एफपीएससी ये चाहती है कि आप ये बताएं कि खवातीन के साथ जो है वो क्या कहते हैं पंचायत की वजह से या सोसाइटी के बैक कल्चर की वजह से रेप केसेस हो रहे हैं, तो किसकी तरफ जाएगी? मुख्तारा माई की तरफ जाएगी। और अगर सोसाइटी इस चीज पे बात करना, एफपीएससी इस चीज पे बात करना चाहती है कि ऑनर किलिंग हो रही है, एसिड अटैक हो रहा है, फोर्स मैरिजेस हो रही है, फिर वो किसकी तरफ जाएगी? फिर वो शर्मीन की तरफ। ठीक है, तो आपको इनके ऊपर पूरा सवाल नहीं लिखना, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इनका एक पैराग्राफ पता होना चाहिए, जस्ट कि इनके साथ हुआ क्या था। उसके बाद आपने सवाल सॉल्व करना। मिसाल के तौर पे वो आपको सवाल दे देते हैं कि जी मलाला यूसुफजई की केस स्टडी को माइंड में रखते हुए खवातीन को तालीम में कौन कौन से मसले मसाइल होते हैं। तो इसमें आपका एक पैराग्राफ मलाला के ऊपर होगा कि मलाला ने क्या किया था। उसके बाद आपने वो रोना पीटना शुरू कर देना है कि जी घर वाले बाहर नहीं जाने देते, सिक्योरिटी मसले मसाइल है, स्कूल छोटे हैं, और जो है वो अर्ली मैरिजेस होगी, ये आपने बातें शुरू करनी, एग्जामिनर ने यही सुनना है। ठीक है, तो आपका जो है वो ये पेपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। बच्चे, मैं आपको 10 प्रॉब्लम्स बताऊंगा, अगर आपको सवाल सॉल्व नहीं आता ना, तो आपने वो 10 प्रॉब्लम्स हर सवाल में लगा दें, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। वो 10 रोने पीटने हैं, वो इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे वो कौन से हैं। उसके बाद बच्चे अगर हम किसी प्रोविंस को नाम लेकर के इस प्रोविंस में इतना गर्ल्स के साथ अनफेयर हो रहा है, इसमें इतना, तो ये गलत हो जाएगा अगर पेपर में कुछ ऐसा लिखें कि मींस इंटीरियर साइड किसी भी प्रोविंस का, तो ये गलत होगा या नहीं? किसी भी साइड का क्या आप ओपनली कह सकते हैं कि इंटीरियर सिंध में, साउथ पंजाब में, खासतौर पे डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ वाली साइड हो गई, राजनपुर वाली साइड हो गई, केपीके में जो है वो आपके ये जो ट्राइबल बेल्ट हो गई,
नॉर्मली पेशावर इज कंपैरेटिवली लिबरल एज कम्पेयर टू बाकी जो प्रोविंस है, KPK का है, सवाबी हो गया, पेशावर हो गया, मर्दान हो गया, यहाँ काफी हद तक बेहतरी है। तो जो ट्राइबल बेल्ट है, चारों सूबों के अंदर प्रॉब्लम है वहां पर, तो आप मेंशन कर सकती हैं, ये आप मेंशन करेंगे तो नंबर मिलेगा ना, ठीक है, मेंशन ओके ओके। हाँ जी, आप लाजमी देना शुरू सर करें। हाँ जी बच्चे। सर एक क्वेश्चन है सर, आपने बोला कि ये जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है वो वायलेंट है, और सर इसका जो स्लोगन है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसकी मीनिंग को पाकिस्तानी ने थोड़ा चेंज किया है या वो ऐसे ही थी उसकी मीनिंग? मैं आपको बता क्योंकि अमेरिका में कुछ उसकी मीनिंग डिफरेंट थी। राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए अमेरिका में जो थी ना, हमने पाकिस्तानी ने वही परसीव किया। अमेरिका में मैं बताता हूँ अमेरिका में क्या था। कनाडा के अंदर ना एक यूनिवर्सिटी थी, उस वहां पे एक लड़की स्कर्ट पहन के आ गई यूनिवर्सिटी में। जो यूनिवर्सिटी का जो गेट कीपर था, जो क्या कहते हैं गार्ड था, उसने लड़की को कहा कि जिस तरह की तुमने ड्रेसिंग की हुई है इसी वजह से तुम लोगों के रेप होते हैं, यू आर लाइक स्लट। इस तरह का उसने एक लफ्ज यूज किया। तो उस लड़की, उसको नहीं पता, बेचारे को नहीं पता था कि ये लड़की जो है वो ये फेमिनिस्ट है। वो गई, उसने जाके अपने गैंग को बताया कि इस तरह ना मुझे कहा है। तो उन्होंने ना सारे उन सब लड़कियों ने एक नेकेड मार्च किया, यानी कि मूवमेंट की उस गार्ड के सामने, उसको जो है वो कि उसको थोड़ा प्रोवोक करने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि हम तुम्हारी बातों से डरते नहीं है। इवन उन्होंने ऐसे ऐसे क्या कहते हैं प्ले कार्ड उठाए जिस पे उन्होंने लिखा हुआ था कि वो ओपनली कहते थे कि हमारे लिए लफ्ज यूज किया जाए बिच का, हमारे लिए लफ्ज यूज किया जाए स्लट का, और भी बहुत सारे डेरोगेटरी टर्म्स वो प्राउडली कहती थी कि ये हमारे लिए जो है वो यूज की जाए। और उनका बेसिक मकसद था टू गेट फ्रीडम। और वो जो आजकल आपको यूरोप का कल्चर नजर आ रहा है, एक्चुअली वो वही वाला कल्चर लाने के लिए वो मूवमेंट थी। और कुछ हद तक दे वांटेड टू गेट मोर प्रोडक्टिव राइट्स, ठीक है, वो मोर प्रोडक्टिव राइट्स। और कुछ ऐसे रिलेशनशिप है जिसे पाकिस्तान में या शायद एक अच्छे समाज में जो है उसको नहीं मुनासिब समझा जाता, वो उस तरह के राइट्स की बात थी। तो डेफिनेटली हम लोग वहां से समझने की कोशिश करें। अब पाकिस्तान में दो तरह के तबके हैं, एक है रेडिकल फेमिनिस्ट और एक है लिबरल फेमिनिस्ट। मैं सपोर्ट करता हूँ लिबरल फेमिनिस्ट को, दे आर वेरी गुड, दे पढ़े लिखे लोग पढ़ी लिखी बात करते हैं, और उनके लिहाज वो इस स्लोगन को और तरीके से लेते हैं। जो रेडिकल फेमिनिस्ट है वो और तरीके से लेते हैं। रेडिकल फेमिनिस्ट की एग्जांपल है मारवी शर्मा साहिबा। आपने देखा ना मारवी शर्मा साहिबा कैसे बात करती हैं, तो वो रेडिकल फेमिनिस्ट है। वो चाहती हैं फुल आजादी, मादर पिदर आजादी, जो मर्जी पहनो, जो मर्जी खाओ, जिधर मर्जी आओ, जिसके साथ मर्जी रहो, ये वाली आजादी। जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर तालीम हासिल करनी है तो आप जो है वो तालीम आपको दी जाए, अगर आप घर वाले रोकते हैं तो कानून आपको तालीम ला के दे। इसी तरह हमारा मजहब कहता है कि जो है वो मेल और फीमेल की कंसेंट से जो है वो शादी होनी चाहिए, उनसे उनकी पूछनी चाहिए हकूक़ुल इबाद में एक हकूक ये है। तो ये बात भी वो कहते हैं, लिबरल कहते हैं कि हाँ भी आप फोर्स मैरिजेस ना करें, आप जो है वो पूछें और पूछने के बाद जो है वो उनकी मैरिजेस करें, ठीक है। जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि कानूनी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और खवातीन को तालीम और दूसरे जो राइट्स हैं बेसिक जो उनके हैं वो उनको मिलना चाहिए। जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो बात ठीक करते हैं, वो मेरा जिससे मेरी मर्जी की ये मीनिंग लेते हैं। जो रेडिकल्स हैं वो रेडिकल कहते हैं कि सानू साइकिल भी चलान दो, सानू चौक ते खड़े होकर नचन भी दो। मतलब जो लाहौर में कोई बच्चे ने देखा है जब मेरा ये जो मार्च हो रहा है तो वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज हो रही होती हैं, कोई गया आप लोगों में से? वहां पे कोई भी आपको ऐसी फीमेल नहीं मिलेगी जो बेचारी घर से जो है वो मार खा के आई हुई है। सब लोग वो हैं, मैं किसी एरिया का नाम नहीं लूंगा, मतलब सब लोग जो है वो एलीट क्लास के बच्चे लग रहे होते हैं और दमादम मस्त कलंदर हो रहा है सड़कों पे। और जो आने जाने वाले लोग भी रिक्शे वाले अपना सवारी छोड़ के कहते हैं जी हम तो ये देख रहे हैं, मनोरंजन हो रहा है यहाँ पे। सर कराची में भी ऐसे ही होता है। कराची में तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है। लाहौर में भी अब पिछले साल जो हुआ है, लाहौर में तबाही मचाई थी। मतलब इन्होंने मतलब ऐसे ऐसे बच्चे आए हुए थे जो कह रहे थे कि जी हमें खवातीन को आज़ादी चाहिए, जिनको देख के लग रहा था कि बीबी औरतें उनको कितनी आज़ादी चाहिए। मतलब इस तरह की चीजें जो है ना ये गलत है। ये इसी वजह से हमारे लोगों के माइंड में इस मूवमेंट को लेके परसेप्शन गलत पैदा हुई है, क्योंकि हम मोटिवेशन जो ले रहे हैं और दो फीमेल के ग्रुप्स हैं जो अपने अपने तरीके से आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं। बच्चे ये हमारा पूरा टॉपिक है इसके ऊपर, उसको हम वहां पर मजीद डिस्कस करेंगे। बाकी फेमिनिस्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लिबरल भी और रेडिकल्स भी। तो डेफिनेटली आपको लिबरल को सपोर्ट करना चाहिए, कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी बात करते हैं।
एक्सक्यूज मी सर आप ये वीडियो अपलोड कर देंगे? बच्चे वीडियोस ये वाली अपलोड नहीं होंगी, तो आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा? ठीक है, शुक्रिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। अच्छा सर, ये जो आपने 7 टॉपिक्स बताए लाइक जेंडर वगैरह वगैरह, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, जैसे ये 7 टॉपिक हैं, 7 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से हमने 4 किए, थोड़ा अगर एक्सप्लेन। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चे, आपके 9 सेक्शन हैं और पेपर में सवाल आते हैं 7, ठीक है? आपने पेपर आसान करके तैयार करना है कि मुश्किल करके तैयार करना है? आसान करके तैयार करने का मकसद है कि आपका सेक्शन नंबर 8 कंपलसरी है। ये कंपलसरी सेक्शन है, यहाँ से सवाल आपका आएगा, ये आप लिख लें। एक सवाल आपके अंदर से आएगा, क्योंकि एक्चुअली ये सब्जेक्ट बनाया ही सेक्शन नंबर 8 के लिए गया है। दूसरा, क्वेश्चन नंबर 7 और 6, इस सेक्शन नंबर 7 और 6 है, ये काफी ज्यादा जो है वो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉर्मली एग्जामिनर आजकल फोकस कर रहा है सेक्शन नंबर 7 पे। तो इनमें से भी एक सवाल आता है, बाजुकात इनमें से अलग अलग भी आ जाता है, और बाजुकात इनमें से एक सवाल आपको 7 के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल राइट्स के हिसाब से आ जाता है। तो 2 सवाल आपके इधर से आ गए। तीसरा सवाल आजकल वो दे रहा सेक्शन नंबर 9 से, जो कि आपकी केस स्टडी है। तो यहाँ से आपका 3rd क्वेश्चन वो किसी भी एरिया से लिंक करके आ जाएगा, वो सेक्शन नंबर 8 से 7 से 6 से लिंक करेगा सेक्शन नंबर 9 को। तो 3 सवाल आपके ये हो गए। सेक्शन नंबर 1 आल्सो कंपलसरी, वहां से वो सवाल आपका लाजमी पूछता है कि यहाँ से सवाल क्या देना है। उसके बाद वेव्स ऑफ फेमिनिज्म हिस्ट्री का पार्ट है, ये 70-80% जो है वो एग्जामिनर इनको मोल्ड करके दे देता है। लेकिन जो सेक्शन नंबर 2 है आपका, 2 या 3 शायद मेरे माइंड में नहीं आ रहा, हाँ 2 जो है वो देता है ज्यादातर एक क्वेश्चन है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। इसी को पकड़ के वो रगड़ रहा है और इसी को वो ज्यादा पूछने की कोशिश करेगा। यहाँ पर एक टॉपिक है क्वेयर थ्योरी। क्वेयर थ्योरी बच्चे एग्जामिनर ने गलती से पेपर में डाल दी है, वो पेपर में पूछेगा नहीं आपसे। उसकी वजह डिफरेंट है कि वो कुछ ऐसी आइडियाज को सपोर्ट करता है या ऐसे आइडियाज को जो है वो लेके चलती है जो आइडियाज हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। तो आप में से जो पढ़ना चाहे पढ़ ले, उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको वहां एग्जामिनर नहीं लेके जाएगा। इसी तरह आपका एक सेक्शन है फेमिनिस्ट। सवाल आया था पिछली बार। हाँ जी सर, उस पे सवाल आया था पूरा एक। बच्चे उसको एक मिनट मुझे उसका पेपर देखने दें, चलें इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। बट मेरे ख्याल में जो है ना एग्जामिनर उसको लेके नहीं चलेगा। कौन किस जगह पे सवाल आया था? सीएसएस पे सवाल आया था उसके ऊपर। सर ऐसे ही था कि जेंडर्स के कितने अकसाम हैं, तो जेंडर्स में सारे आ जाएगी ना? नहीं बेटा, जेंडर्स की कितनी अकसाम है वो तो और किस्म की होती है। एक प्रॉपर सवाल क्वेयर थ्योरी के ऊपर, क्वेयर थ्योरी क्या है इसको डिस्कस करें, इस तरह से जो है वो आपको जो है वो नहीं दिया जाएगा। प्रॉपर जो है वो क्या कहते हैं, जेंडर की जो अकसाम है उसमें तो ये क्वेयर एक जेंडर के तौर पे लेते हैं, लेकिन इसको कंपैरेटिवली अगर प्रॉपर आप सवाल कहें ना कि प्रॉपर सवाल के तौर पे डिस्कस करेगा एग्जामिनर, तो वैसा परेशान ना वैसा नहीं। इसके ऊपर एमसीक्यूज आ जाते होते हैं, बस 1-2 दफा एमसीक्यूज आए हुए हैं पीपीएससी में भी, क्योंकि ये इसके अंदर आप में से जिन लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है तो उन्हें पता ही होगा कि इस थ्योरी में जो है वो हमें एलजीबीटी के बारे में भी बात करनी पड़ जाती है और दूसरी जो है वो उन चीजों के बारे में भी बात हो जाती है। तो ये सवाल आप जो है वो एक प्लान तरीके से जेंडर स्टडीज को लेके चलें कि मैंने 4 सवाल पेपर में सॉल्व करने हैं, सेक्शन नंबर 8, 9, 7, 6, 1 और 2, ये मुझे फिंगर टिप्स पे तैयार होने चाहिए। बच्चे इसके नोट जो है ना सर रिपीट करें, कौन से सेक्शन? 6, 7, 8, 9, 1 और 2। बच्चे इसकी बुक जो है ना कोई भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम 8 लेक्चर कर लेंगे ना, 8 लेक्चर करने के बाद हम पास्ट पेपर ओपन करेंगे और देखेंगे कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो बगैर किसी बुक को पढ़े हुए सिर्फ लेक्चर लेने के बाद वो पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं तो फिर आपको कोई करने की जरूरत नहीं, अगर नहीं कर सकते तो मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप ले उसको रख सकते हैं। ठीक है, जेंडर स्टडी इज नॉट अबाउट बुक रीडिंग, इट इज एक कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। जब आपको ये समझ आ गया कॉन्सेप्ट तो फिर आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो पेपर में सवाल आता है वो बुक टाइप से नहीं आता, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस होकर आता है कि आपको सब्जेक्ट की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तो आप लोगों ने इन 8 लेक्चर्स में सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ठीक है वैसे चलें जी, अब हम लोग इंशाल्लाह कल मिलते हैं और आई होप आपके लिए ये लेक्चर जो है वो फ्रूटफुल रहा होगा और थोड़ा सा आइडिया होगा अगर इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं।